हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए डॉक्टर सोमतुग नाइक के पास, जो है IFBB प्रो लीग जज, 7 टाइम नेशनल चैंपियन, एशियन मेडलिस्ट, 2 टाइम वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट, 2 टाइम वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट, ऑनर ऑफ मेटल जिम। वी वेलकम मिस्टर सोमतुग नाइक। वेलकम टू आवर चैनल सर। हाय रजत, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। और अभी काफ़ी बातें हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर, आपने बॉडी बिल्डिंग आज से बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, आई गेस इन अर्ली 90s। तो तब में और आज में क्या डिफरेंस है फिटनेस इंडस्ट्री में और पावर लिफ्टिंग में? एक्चुअली मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी लेट 80s में, और उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली। और 80s से लेकर ऑलमोस्ट टिल अर्ली 90s 93 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग की और कुछ चैंपियनशिप्स भी जीती। बट 94 ऑनवर्ड्स से मैं पावर लिफ्टिंग में स्विच कर गया। 2005 में मैंने लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी। फ्रॉम 1994 टिल 2005 हर साल मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाता था पावर लिफ्टिंग की। और उस टाइम से लेकर आज में जो फ़र्क आया है वो मैं अब ज़बानी नहीं बता पाऊँगा। मतलब आप कह सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग। पावर लिफ्टिंग के साथ आई एम नॉट दैट मच वेल कनेक्टेड नाउ डेज, बट बॉडी बिल्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि मैं IFBB प्रो लीग जज भी हूँ, और IFBB प्रो लीग का मैं बड़ा एक्टिव मेंबर हूँ। IFBB प्रो लीग आपको पता है जो ओलंपिया करवाती है, जो इस साल ऑरलैंडो में हुआ, नॉर्मली वेगस में होता है। तो जो लेवल चला गया बॉडी बिल्डिंग का हमारी कंट्री में भी, जहाँ पे पहले स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे या हर साल कंपटीशन कराना एक सिरदर्दी होती थी, तंबुओं में कॉम्पिटिशन्स होते थे या मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता था एथलीट्स के लिए, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, ना इंसेंटिव्स मिलते थे। और जिस तरह के, अगर आप लोगों ने कभी मौका लगाओ, जो शेरू क्लासिक या एमेच्योर ओलंपिया कंपटीशन, शेरू क्लासिक दिल्ली में होता है हर साल जून जुलाई में, एमेच्योर ओलंपिया नवंबर में मुंबई में होता है। अगर आप लोग वहाँ गए हों और नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाके आप लेवल देखिए वहाँ पे कहाँ चली गई है बॉडी बिल्डिंग। लास्ट ईयर एमेच्योर ओलंपिया नवंबर में बॉम्बे में, मैंने ऑब्वियसली मैं जज तो था ही वहाँ पे, और वहाँ मौका किसका मिलता है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जजेस के साथ आपको जजिंग करने का। और मैं पूरे वर्ल्ड की प्रो लीग पैनल की जजिंग में आ गया हूँ। कहने का मतलब ये है मैं कोई भी कंपटीशन बाहर जाके जज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मुझे चांस मिले, प्रो कॉम्पिटिशन्स। तो वहाँ से अमेरिका से या पूरे वर्ल्ड से जो इंटरनेशनल जजेस आते हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस होता है हमारा सीखने का, ऑब्वियसली लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, तो सीखना की कोई एज नहीं होती, तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। जजिंग के अलावा जो प्रो कार्ड IFBB लीग देती है, उसको लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स बाहर से भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एथलीट्स, जो कोचेज हैं, आप जैसे आपने हैनी रैमबोर्ड का नाम सुना होगा, जॉर्ज फरा का नाम सुना होगा। लास्ट ईयर बॉम्बे मैंने एक शो किया था, माइंड ऑफ चैंपियंस, जहाँ पे स्टेज पे मैंने इनका इंटरव्यू किया था शैनन डे के साथ। शैनन डे टीम बॉम्बशेल की CEO हैं कभी, और बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, वर्ल्ड ओवर इनफैक्ट। तो स्टेज पे जिसका हमने इंटरव्यू किया था, आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे लोग थे जहाँ जिनकी हम सिर्फ फोटो में देखा करते थे मैगजीन्स में, कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उनके साथ बैठ के हमारी कोई डिस्कशन भी होगी। फिल हीथ, काई ग्रीन, हादी चूपन, आपने सुना होगा, इरानियन जो बॉडी बिल्डर है, जो साल 3rd आया ओलंपिया में। सर्जी कॉन्स्टेंस, उलेसिस, बायोनिक बॉडी, मतलब इस लेवल के एथलीट्स स्टेज पे थे जिनका हमने इंटरव्यू किया, जो पहले कोई सोचता भी नहीं था, ना किसने कभी सपना भी लिया था। वो स्टेज आज IFBB प्रो लीग ने इंडिया को प्रोवाइड की है और पूरी दुनिया को खोल दिया है उन्होंने। आप देखेंगे ओलंपिया में इंडिया का जो भुवन है, आपने सुना होगा भुवन चौहान, वो compete किया उन्होंने मेंस फिजिक में, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई प्लेस आ सकती है। धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, और जो इंसेंटिव्स या जो प्लेटफॉर्म IFBB ने दे दिया प्रो लीग ने इंडिया में, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सर, आप IFBB प्रो लीग में जज हो, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है इंडियन एथलीट्स में एंड फॉरेन एथलीट्स में? यार एथलीट्स में एज सच फ़र्क करना डिपेंड, आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये स्टेज अभी नया नया इंडिया में आया है, जहाँ पे हमें अब वो चांस मिल रहा है फॉरेन एथलीट्स को के साथ compete करने का भी, उन्हें जज करने का भी। जो चीज़ बाहर बहुत पहले होगी थी, अब इंडिया में वो नहीं है।
बट उसके बावजूद भी हमारे लड़के, इंडियन लड़के और लड़कियां भी स्पेशली, बहुत, आप कभी कंपटीशन देखें, 4 हम कैटेगरीज लड़कियों की करवाते हैं, फिजिक, फिगर, फिटनेस और एक नई कैटेगरी ऐड हुई है वेलनेस की। तो लड़के और लड़कियां धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं। और ऑब्वियसली अब जितना एक्सपोजर इनको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल शुरू हुई थी तो क्रिकेट कितनी इंप्रूव हो गई, क्योंकि उनको चांस मिला इंडियन लोकल प्लेयर्स को भी, जो बाहर के नामी प्लेयर्स उनके साथ खेलने का। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग भी उसी रास्ते पे जा रही है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के आर एथलीट्स डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सर, आपके अकॉर्डिंग पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें फ्यूचर है या नहीं है, या पैसा है या नहीं है? देखो, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में अगर आप वर्ल्ड ओवर फर्क देखें ना, तो पावर लिफ्टिंग इतनी पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है कंपेयर टू बॉडी बिल्डिंग। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, आप वर्ल्ड ओवर कहीं चले जाइए, पावर लिफ्टिंग की प्रमोशन उस तरह नहीं होती है जैसे ही बॉडी बिल्डिंग की होती है। और बॉडी बिल्डिंग बहुत अट्रैक्टिव स्पोर्ट है, ऑल्दो पावर लिफ्टिंग इज ऑल्सो वंडरफुल स्पोर्ट। आई लव पावर लिफ्टिंग, मैंने की है पावर लिफ्टिंग सारी जिंदगी। बट जो आंखों में देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि देखो पावर लिफ्टिंग इज अबाउट लिफ्टिंग वेट, राइट। बॉडी बिल्डिंग में अब जैसे इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग हो गई हैं। इसमें मेंस फिजिक है, देन क्लासिक फिजिक है, देन मेंस बॉडी बिल्डिंग है, 3 मेजर डिविजन्स हैं। इसमें अट्रैक्शन क्या है कि आपको वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मसल्स, डेफिनेशन, साइज, फिर उनकी परफॉर्मेंस, द वे दे पोज ऑन द स्टेज, तो ये अलग तरह की अट्रैक्शन है इन दिस स्पोर्ट। तो मैं पावर लिफ्टिंग से ज़्यादा मैंने देखा है प्रमोशन बॉडी बिल्डिंग की हुई है वर्ल्ड ओवर। और आप अगर नाम भी देखें तो आपको टॉप पावर लिफ्टर्स के 5 नाम नहीं पता होंगे, और बॉडी बिल्डिंग में आपको झट से 5 नाम बता देंगे। ये आप आ जाओ, आगे लेगेसी भी देखो, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर और रॉनी कॉलमैन, फिल हीथ, काई ग्रीन, सबके मुंह पे चढ़े हुए हैं नाम। पावर लिफ्टिंग में 1-2 नाम आपको, ब्रायन शॉ, एडी हॉल, 2-3 नामों के अलावा आदमी का नाम वहाँ पे उसके बाद उनकी रिकॉग्निशन नहीं है। क्योंकि अट्रैक्शन, एक जो ऑडियंस जो देखने जाती है वो, और जब से वुमेन डिवीजन भी ऐड हुई है तो उसका चार्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप स्टेज पे अगर देखेंगे, मेंस फिजिक अगर आप लोगों को भी मौका मिले स्टेज पे देखने का, लड़कों का स्टेज भर जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने एथलीट्स होते हैं मेंस फिजिक में। उसी तरह क्लासिक फिजिक बहुत पॉपुलर हो गई है, बॉडी बिल्डिंग तो स्टार्टिंग से ही पॉपुलर थी। स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि हुआ क्या है, आप देखिए जिस तरह इतने जिम्स खुल गए हैं, राइट। आप हर गली में 5-5, 6-6 जिम्स हैं, लिटिल मशरूमिंग हो गई जिम्स की। तो वहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? कोचेस की। इसके अलावा सप्लीमेंट ब्रांड्स, एपरल ब्रांड्स, राइट, उन स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हो गए इनको, पर्सनल ट्रेनिंग्स। तो जो एक अच्छा डेडिकेटेड एथलीट जिसने, अच्छा इसके साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन। दैट वो टाइम गए कि आप देसी पहलवान बन के कोच बन जाते थे। अब आपको एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका बोलने का तरीका। और जब आप एजुकेट होते हो तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता है कि बंदे को रिजल्ट कैसे देना, आपको साइंस पता लग जाती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हो गए, लोग ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। और जो ऑब्वियसली जितने पॉपुलर होते जाएंगे उतने ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बनेगी उनकी, और उतने ज़्यादा लोग उनको और हायर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को एनकरेज लॉन्च करने के लिए, या उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर डेफिनेटली लेंगे। तो इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग, फिजिक एंड क्लासिक फिजिक, बिकिनी, इसमें जो मैंने एथलीट्स देखे हैं, दे आर अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो सर, इनिशियली किसी बच्चे को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अगर कोई बॉडी बिल्डिंग और या फिर पावर लिफ्टिंग करना चाहता है, और क्या वो ये सब नेचुरली कर सकता है? देखो यार, पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर ना कोई भी हो, बेसिक चीज़ें, आप सबको वेट तो उठाना पड़ता है, राइट। ये बहुत टाइम जाने के बाद, जिसको आप लेवल्स कहते हो, जैसे इंटरमीडिएट लेवल या बिगिनर्स, स्टार्टिंग तो बिगिनिंग से ही करोगे आप, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। तो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल दोनों के एक जैसे ही रहते हैं, बॉडी बिल्डर हो या पावर लिफ्टर हो। उसके बाद जब उसको वेट हैंडल करना समझ आता है, प्रोग्रेशन क्या होती है समझ आती है, बायोमैकेनिक्स क्या होते हैं, फॉर्म ठीक कैसे होती है, पॉस्चर ठीक कैसे होता है, उसके बाद जैसे आप 12वीं तक स्कूल करते हो, राइट, पढ़ाई तो एक जैसी करते हैं 12वीं तक, उसके बाद आप स्ट्रीम चूज करते हो, राइट, या 10वीं के बाद स्ट्रीम चूज करते हो, आपने मेडिकल करना है, कॉमर्स करनी है, आर्ट्स करनी है, राइट। बट 10वीं तक की तो बेसिक पढ़ाई होती है ना, उस तरह से वेट ट्रेनिंग की एक बेसिक टाइम है जहाँ पे आपको सीखना है ये गेम क्या है, वेट ट्रेनिंग। उसके बाद आप फिर देन यू आर फ्री टू चूज के, डिपेंड किस पे करता है कि एक तो आपका माइंडसेट क्या है।
दूसरा आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। कई लोग ये जरूर नहीं जो अच्छा बॉडी बिल्डर हो अच्छा पावर लिफ्टर भी हो, या अच्छा पावर लिफ्टर हो अच्छा बॉडी बिल्डर भी हो, वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है और बेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, उसकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग तो करना सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो पावर लिफ्टर हो, बट एट अ लेटर स्टेज आफ्टर द इंटरमीडिएट लेवल उसको फिर डिसाइड करना है कि उसको किस लाइन में जाना है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी होती है और पावर लिफ्टिंग की तैयारी होती है, आप मानेंगे नहीं इस बात को, वो सेम होती है। फ़र्क क्या होता है कि पावर लिफ्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, एंड पॉइंट कुछ और होता है, और बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप कहो तो थोड़ी साइंस डालूं, अगर बोलोगे तो 2 मिनट डाल दूंगा कि हमारी 3 रेपिटेशन रेंजेस होती हैं, ठीक है। 4 to 6 उसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। फिर 6 से 12 और 12 से 18। 6 से 12 को सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, 12 से 18 को ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब बॉडी बिल्डर क्या करता है, ऑफ सीजन में 12 से 18, नहीं सॉरी पावर लिफ्टर क्या करता है ऑफ सीजन में 12 से 18, इन सीजन प्री सीजन में 6 से 12, और इन सीजन में 4 से 6 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, साथ में अपनी 12 RM चेक करता है, राइट। कोई आप पावर लिफ्टर से पूछेंगे ऐसे ही करते हैं वो, क्योंकि सारे साल आप 4 से 6 रेपिटेशन रेंज और 1 RM चेक नहीं कर सकते। उसके पीछे प्रिंसिपल है जिसको हम गैस प्रिंसिपल कहते हैं, प्लेटू होगा इंजरीज होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसको पेडाइजेशन बोलते हैं इसको। इसका उल्टा बॉडी बिल्डर क्या करता है, ऑफ सीजन में 4 से 6, प्री सीजन में 6 से 12 और इन सीजन में 12 से 18। आपने देखो कटिंग कैसे होती है बॉडी बिल्डर की, हाई रेपिटेशन, राइट, कार्ब रिस्ट्रिक्शन एंड दे ऐड कार्डियो टू इट। तो बेसिकली करना सबको होता है वेट ट्रेनिंग, रेपिटेशन रेंज सबकी सेम है, बट करने का टाइम अलग अलग होता है। तो वो एक आदमी आफ्टर ही हैज क्रॉस द इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद वो चूज कर सकता है उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसकी लाइकिंग्स क्या हैं, उसका बॉडी टाइप क्या है, उसके जेनेटिक्स क्या है। इसमें एक अच्छा कोच का बहुत बड़ा रोल है जो उसको प्रॉपरली गाइड कर सकता है। और जब मैं कोचिंग की बात करता हूँ, मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज होना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेम बहुत मशरूम कर रही है। और जब आप किसको पर्सनल ट्रेनिंग देते हो या पीटी देते हो या ट्रेनिंग देते हो, तो यू आर चार्जिंग मनी फ्रॉम दैट पर्सन, राइट। तो जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं, तो कब आती है कि आपको दोनों तरह की नॉलेज हो। ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। आपको जब तक स्क्वाट मारोगे नहीं ना, तो आपको स्क्वाट की गेम समझ नहीं आएगी कि है क्या एक्चुअली में। आप उसके बारे में हाइपरट्रॉफीज क्या होती हैं, मसल रिमॉडलिंग क्या होती है, वो भी पता होना चाहिए, ताकि आप पीरियोडिकली आप उनके शेड्यूल चेंज करके उनको रिजल्ट दे सको डिपेंडिंग ऑन हिज बॉडी टाइप क्या है उसका, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर बनना भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जो आपने मेरे से पहले सवाल पूछा कि क्या फ़र्क है इंडियन पावर लिफ्ट बॉडी बिल्डर्स में और बाहर के बॉडी बिल्डर्स में, मैंने एक चीज़ फ़र्क जरूर देखी है, उनको बेसिक नॉलेज थ्योरेटिकल सबको होती है, आप उनसे बात कर सकते हो साइंस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ वो केस नहीं है, बट चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो सर जैसे आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, तो जो फीमेल एथलीट थी इनिशियली इन अर्ली 90s इंडिया में, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था और आज के कंपैरिजन में क्या इन्वॉल्वमेंट? जो फीमेल एथलीट्स यार पावर लिफ्टिंग में तो थी उस टाइम पे, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में ना तो compete करती थी, ना कोई लड़की देखने आती थी। 90s की बात कर रहे हैं आप। बहुत ये ट्रेंड अभी 3-4 सालों में चेंज हुआ है, जहाँ पे क्योंकि अगर आपने देखो, हम स्टीरियोटाइप्स तो हैं ही, थोड़े दिमाग तो हमारा ऑर्थोडॉक्स है ही ना। जो बिकिनी एथलीट अगर आप लेडीज़ को देखें, जो उनकी कॉस्ट्यूम की रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स गट्स, वो उस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के टू गो ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म। ये अभी जब से ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन या IFBB प्रो लीग आई है, बहुत ज़्यादा इसको बूस्ट मिला है विद द गर्ल्स कॉम्पिटिशन ऑल्सो, चाहे वो बिकिनी हो या फिगर हो या फिजिक हो या आप नई वेलनेस। तो ये चेंज अब आया है, अदरवाइज लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट तो थी नहीं पहले, बॉडी बिल्डिंग में तो बिल्कुल ही नहीं थी। कुछ लड़कियां हुआ करती थी डेफिनेटली जो बॉडी बिल्डिंग किया करती थी, बिकिनी हो गया या दूसरी कैटेगरी में तो लड़कियां आती नहीं थी। अब ये बहुत पुराना फिनोमेना नहीं है, 4-5 साल से लड़कियों को इनकरेजमेंट भी मिली है और स्टेज भी ऐसा मिला है विच इज़ अ डिसेंट स्टेज, जहाँ पे उनको डर नहीं लगता कि यार कुछ बदतमीजी हो सकती है या कोई दे कैन बी समहाउ वो कोई छेड़खानी हो सकती है मोटा मोटा। तो ये अभी ट्रेंड बहुत लेट है, अभी बहुत पहले से लड़कियां इन्वॉल्व नहीं होती थी बॉडी बिल्डिंग की तरह की स्पोर्ट में। पावर लिफ्टिंग में यस, काफ़ी टाइम से लड़कियां पावर लिफ्टिंग कर रही हैं।
तो सर आप चीफ एडिटर थे हेल्थ एंड मसल मैगजीन के, और आपने न्यूज़पेपर में भी फिटनेस आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उसमें आप क्या टॉपिक्स कवर करते थे उस टाइम में? जो सारे टॉपिक्स होते थे जो एक अच्छा एथलीट बनने के लिए या फिट रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका वर्कआउट, दूसरी आपकी डाइट, सप्लीमेंटेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्ट। ये सब कुछ कवर किया जाता था विद द बेसिक साइंस एंड द वैलिड साइंस। वर्कआउट के पीछे क्या साइंस है, कैसे मसल आपकी रीमॉडल होगी, कैसे मसल चेंज होगी, उससे रिलेटेड डाइट क्या चाहिए, रेस्ट क्या चाहिए। देखो जब रेस्ट कहते हैं, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि संडे आपने जिम नहीं गए तो वो रेस्ट हो गया। रेस्ट वो भी होता है कि आपने एक सेट के बीच में, दो सेटों के बीच में कितनी गैप रखना है, वो भी अलग अलग रेपिटेशन रेंजेस में वो भी चेंज हो जाते हैं। ये नहीं कि हर तरह की रैप रेंज में उतना ही रेस्ट रहता है, रेस्ट भी चेंज होता है। उसके अलावा आपने बॉडी पार्ट्स, एक बॉडी पार्ट एक दिन में करना है, दो करने हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। देखो घूम फिर के गेम क्या है कि आप जब भी कोई बॉडी पार्ट करते हो उसको रिपीट कब करते हो, जब वो रिकवर हो जाता है, राइट। उसकी अगर रिकवरी नहीं होगी, जब आप एक्सरसाइज करते हो, दैट इज कैटाबॉलिक इन नेचर, दैट इज योर ब्रेकिंग डाउन योर मसल्स, राइट। आप माइक्रो ट्रॉमा दे रहे हो। और जब उसकी रिपेयर और ग्रोथ होती है ड्यूरिंग रेस्ट, प्रोवाइडेड कि आपको उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उसको रेस्ट भी दे रहे हैं। तो जब वो हील हो जाएगी, माइक्रो ट्रॉमा ठीक हो जाएगा और मसल ग्रो कर जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसके बाद आपने अगली बार उसको दोबारा हिट करना है। अब डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेपिटेशन रेंज किया है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम एक बॉडी पार्ट रिकमेंड करते हैं, हाइपरट्रोफी में दो कर सकते हैं, ट्रांजिएंट में दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम ये सब चीज़ें बताया करते थे कि आपने कब कैलोरी सरप्लस में जाना है, कौन सी तरह के एक्सरसाइज में आपने कैलोरी सरप्लस में जाना है, कौन सी तरह के एक्सरसाइज में आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, राइट। आपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, फैट इंटेक किस तरह का होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कितना लेना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना लेना है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, सप्लीमेंटेशन की जरूरत है या नहीं है तो कब है। तो सब बड़े बड़े वास्ट, क्योंकि कई सालों तक ये टॉपिक्स चले हैं, आर्टिकल्स चले हैं, मैगजीन्स चली हैं। तो A to Z ऑफ फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग हम सब कवर किया करते थे उसमें। तो सर आप जो न्यू कमर्स हैं पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखो यार, न्यू कमर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का हो, पावर लिफ्टिंग का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, किसी भी स्पोर्ट का हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, राइट। कि आपने जो काम करना है मन से करना है और तरीके से करना है। इसमें एक कोच का रोल बहुत बड़ा होता है, बट इंडिविजुअली जो एक इंसान है उसके लिए क्या बनता है, अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना तो दिल से करो, परसिस्टेंट रहो। एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है नो टू ह्यूमंस आर सेम, राइट। हमारी जेनेटिक्स अलग होते हैं तो रिजल्ट्स भी अलग आते हैं। तो अगर आप परसिस्टेंट हैं और लगे रहते हैं तो रिजल्ट सबको आते हैं। होता क्या है, कई बार देखा देखी में कि किसी को ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, तो वो लोग डिसहार्टेंड होकर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। तो माय एडवाइस टू यंगस्टर्स वुड बी कि आप मन लगा के एक्सरसाइज कीजिए, बी रेगुलर और साथ में डिसिप्लिन रखिए। एक कोच, यू शुड फाइंड अ गुड कोच, अच्छा कोच ढूंढिए जो आपको वर्कआउट, जो जब भी नया लड़का कोई जाता है, प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप मशीन्स या फ्री वेट्स में वर्क करते हैं कि उसकी फॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। उसकी मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा कोच उसको स्पॉट कर सकता है, क्योंकि उस टाइम इंजरी के चांसेस भी बहुत होते हैं, राइट। कितना वेट रखना है, कौन से रैप रेंज में एक्सरसाइज करनी, क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ गलत गई तो बहुत बड़ा एक तरह का सेटबैक हो जाता है, फिर मन नहीं करता आदमी का एक्सरसाइज करने की। तो स्टार्टिंग इज़ वेरी क्रूशल। स्टार्टिंग में जितनी भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है, दैट इज न्यूरल अडेप्टेशन, मतलब वो आप फॉर्म ठीक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन होता है आपके मसल्स और नर्व्स के बीच में। वो ऐसा टाइम होता है कि अगर आपने उस टाइम पे तरीके से वर्कआउट किया और अच्छी आपको रिजल्ट्स आए ना, तो आपको मोटिवेटिंग एक फैक्टर होता है कि आप उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहली चीज़, बी वेरी परसिस्टेंट विद योर वर्कआउट्स, मतलब रेगुलर जाइए, डिसिप्लिन रहिए, अच्छा कोच ढूंढिए और मन लगा के एक्सरसाइज कीजिए।